नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आज हमारी चर्चा का विषय है क्वाड समिट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार रात क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हुए और सोमवार सुबह वो टोक्यो पहुंचे, जहां भारतीय मूल के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मंगलवार शाम तक रुकेंगे और अपनी 40 घंटे की जापान यात्रा के दौरान पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने मुलाकात वो उससे करेंगे और जापान के 35 बिजनेस लीडर्स और सीईओ से भी वो मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो 23 बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। तो पीएम मोदी जापान में गए हैं और कई लोगों से मुलाकात भी वो कर रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी जापानी पीएम फूमियो किशिदा के बुलावे पर वो जापान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च में किशिदा भारत जापान कैनुअल समिट में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आए थे और टोक्यो दौरे पर हम भारत जापान के बीच स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर बात करेंगे। क्वाड बेहतर को इतर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टोक्यो में एक बायलैटरल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में द्विपक्षीय संबंधों के अलावा रूस यूक्रेन मसले पर भी चर्चा होगी। 40 घंटे में एक राष्ट्रपति, 2 पीएम और 35 सीईओ से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 23 बैठकों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड समिट से किसे किसे साधेगा भारत, ये एक बड़ा सवाल है। क्या चीन की नापाक चालों पर भी लगाम लगेगी? पीएम मोदी क्वाड स्क्वाड 2022 में हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हैं और 40 घंटे में वो 2 राष्ट्रपति, 2 पीएम और 35 सीईओ से मिलेंगे। 23 बैठकों में वो हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक भी करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ 3 मेहमान आज जुड़ेंगे, जिसमें हमारे साथ अनुराग शुक्ला, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रविंद्र सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में है और संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ में है। आप तीनों का ही सर बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ जो अनुराग शुक्ला जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, सबसे पहले सवाल मेरा उन्हीं से है। सर, यहाँ पर वो जापान पहुंचे हैं और जापान में बहुत सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस दौरे को फिलहाल उनको किस तरीके से देखें? जी, ये दौरा 2 या 3 तरीके से देखा जा सकता है। सबसे पहला तो आप पॉलिटिकल व्यू पे देखेंगे, दूसरा मिलिट्री व्यू पे और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकल व्यू पे। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल की बात करें तो इस समय यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रही है, युद्ध चल रहा है, इसको ध्यान रखते हुए आप समझते हैं कि हमारी देश की जो स्टैंड रहा है पिछले 4 महीनों के दौरान, जो काफी न्यूट्रल रहा है और जिसको लेकर अमेरिका ने काफी ज्यादा चिंता व्यक्त की है और वो चाहते हैं कि आप अपना स्टैंड लीजिए और चेंज करिए। तो इस विषय पे राष्ट्रपति का एक कोशिश रहेगी कि इंडिया को थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा उनको कोशिश करें कि हमारी तरफ आए और रशिया का साथ छोड़ें। दूसरी तरफ से मोदी जी का या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो ये एक कोशिश रहेगी कि जो इस समय जो इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर एक देश एक नई स्थिति से जूझ रहा है, जहाँ इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे 15% से ऊपर चला गया है, तो इस सिचुएशन में हमारे को एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जो कि विश्व स्तर पे चाहिए, जहां से कि एक ट्रेड का बैलेंस हो और हमारे देश में आने वाले जो निर्यात के सामान हैं उनको सस्ते से सस्ते दामों पे लाया जा सके। और जब हम तीसरे फ्रंट की बात करते हैं, तीसरा फ्रंट हो जाता है हमारा पॉलिटिकल और मिलिट्री फ्रंट की बात करते हैं, तो मिलिट्री फ्रंट में हमने देखा कि मिलिट्री में इस समय हमारी बहुत ज्यादा जो हमारे विश्व पे बताया जा रहा है कि डिपेंडेंसी है हमारे हथियारों की, वो रशिया की तरफ है, जो कि ऐसा है बिल्कुल, लेकिन 50-50% है। अब हमारे को नया एक क्षेत्र है जो अमेरिका ने हमारे को बोला है कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा जिसके थ्रू वो हमको हथियार की सप्लाई करेंगे और जो मेक शिफ्ट गैप है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से, कि वो अमेरिका अपना टिल्ट करना चाहता है, इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहता है और इंडिया को चाहता है कि आप ईस्टर्न ब्लॉक को छोड़ के वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ ज्वाइन करें। तो ये एक तरह से बड़ी दिलचस्प स्थिति है जहां पे प्राइम मिनिस्टर को एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा और उनको अपना देश का हित सबसे ऊपर रखते हुए देश के साथ करना पड़ेगा, विश्व के साथ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझा है कि इस दौरे को किस तरीके से देखा जाए। रुबिंदर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्वाड समिट से भारत किस किस को साधेगा?
यानी कि वहां पर जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा? टफ क्वेश्चन, काफी कुछ तो अनुराग जी ने कह दिया, पर बॉटम लाइन ये है कि भारत तो अपने को साधेगा ना। भारत इन सारी मीटिंग से अपने इंटरेस्ट को फर्दर प्रमोट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए इन तीनों देश के साथ करेगा। वन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री वगैरह। पर देखिए क्वाड वो चाहे सिक्योरिटी नहीं है, बट क्वाड का रोल ज्यादा एक्टिव और ज्यादा हायर है ओवरऑल सिक्योरिटी मिलिट्री हम बढ़ा दें। मेन ऑब्जेक्टिव है कि चाइना से एक तरह से इकोनॉमिक डिपेंडेंस देशों की हो रखी है उसको कैसे दूर करा जाए चीन से। इसका मतलब हो गया सप्लाई चेन। इसका मतलब बहुत अहम है टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड। देखिए आने वाली जो वॉर है, आने वाली जो बैटल है, वो टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड की है कि कौन सा स्टैंडर्ड आप अडॉप्ट करेंगे। तो चाइना से जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उनको ज्यादा और दूसरे स्टैंडर्ड्स में टेक्नोलॉजी आने वाले कुछ वर्षों में ऐसा ना हो कि हम लोग ये देश टोटल चाइना पे डिपेंड हो जाए टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। एक दो पॉइंट हो क्विकली, इसमें जापान से डेफिनेटली चाहेंगे और कोशिश होगा कि भारत को रशिया से दूर खींचना। एब्सोल्युटली उसमें भारत अपना स्टैंड रखेगा। बट जापान से बायलैटरल की मैं एक बात कहता हूँ, जापान हमारा बहुत ही नेचुरल पार्टनर है। परंतु आप देखिए पिछले 3 साल में जितनी जापानीज कंपनीज इंडिया में है उतनी की उतनी है, एक भी कंपनी बड़ी नहीं है। इंडिया के अंदर 1455 जापानीज कंपनीज हैं, 3 साल पहले थी और आज की तारीख में भी 1455 है। हमारी बढ़ रही है कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में, राइट, दिल्ली मेट्रो हो गया या बुलेट ट्रेन वगैरह हो गया। बट जापानीज कंपनीज इंडिया नहीं आ रही है, हमें उनको लेकर आना है और एनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट करनी है या उनको ट्रस्ट क्रिएट करना है, उनके लिए कंडीशन का सारा मिक्स जो भी होता है इकोनॉमी को लेकर के। तो आई थिंक ये हमारा कॉन्टिन्यूस एंडोर रहा है भारत का कि जापानीज इन्वेस्टर्स आए, परंतु जापानीज कंपनीज रिलक्टेंट रहती हैं। वैसी बहुत लो रिस्क कंपनीज होती है जापानीज, लो रिस्क को नहीं लेना चाहते। तो उस बैरियर को ओवरकम करना और जापान इंडिया ट्रेड का मोमेंटम बढ़ाना वुड बी वन बिग ऑब्जेक्टिव फॉर दिस मीटिंग मैं कहूंगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स बाइडेन एंड मेन फोकस तो क्वाड का आधा ये रहेगा इनका कि यूक्रेन की वॉर को लेकर के इंडिया को रशिया से दूर टिल्ट करो। हमारा ये रहेगा रशिया को साइड में रखो, वो यूरोपियन थिएटर है, क्वाड का एशिया पैसिफिक थिएटर। तो एशिया पैसिफिक थिएटर में कौन चाइना है, तो हम चाइना के साथ कैसे काउंटर इकोनॉमिक काउंटर एंड पॉलिटिको मिलिट्री काउंटर कैसे चाइना को किया जाए, ये एम्फेसिस रहेगा भारत का। बिल्कुल। संजय राणा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल मेरा आपसे ये है, अगर पॉलिटिकल व्यू से देखें तो ये जो जापान दौरा है इसका राजनीतिक पक्ष क्या हो सकता है? देखिए अंशुल जी, 2-3 चीजें हमारे मित्रों ने समझा दिया है। अनुराग जी चाहे वो रविंद्र साहब हो, उन्होंने आपको बताया कि डिफेंस पर्सपेक्टिव क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट पर्सपेक्टिव क्या होता है। क्वाड की स्थापना की हुई थी बेसिकली जो 4 कंट्री है अगर एशिया पैसिफिक देखोगे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड जापान, दिस ओनली 4 कंट्रीज हैं जो ग्लोबली रूल करती है एशिया पैसिफिक मार्केट को। तो अगर आप चाइना को काउंटर करना है और एक कॉमन ग्राउंड तैयार करना है जिसमें ये काउंटर कर सकते हैं चाइना से जो मोनोपोली चल रही है, 2 तरह की होती है, एक होती है वॉर, एक होती है ट्रेड वॉर। तो वॉर पे तो भी हम नहीं जाएंगे, अभी ट्रेड वॉर पे रहते हैं। तो इसको इकोनॉमी को कैसे काउंटर किया जा सके, कैसे उसको रोका जा सके, क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई सकती, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया का, जापान का और इंडिया का साथ होना जरूरी। ऑब्वियसली यूएस पिक्चर में आ गया बिकॉज उसका डायरेक्ट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट एशिया पैसिफिक में काफी रहता है और उसका इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉर में भी काफी रहता है। तो ट्रेड वॉर मीन्स होता है कि आर्म्स एमिनेशन प्लस इकोनॉमी बोथ। तो आप ये देखना होगा कि हमारे देश का जो कॉमन इंटरेस्ट क्या, हमारे देश का कॉमन इंटरेस्ट ये है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपग्रेड मिलेगा, ठीक है, ब्लू इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होगा। अभी देखिए तकरीबन 100+ सीईओ से मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आज। हो सकता है उसमें एनसीआर के कॉर्पोरेशन के सीईओ, सुजुकी के हो, टोयोटा के हो, ये सारी कंपनी ऑलरेडी इंडिया में, जैसे इन्होंने बताया कि 1000+ कंपनी ऑलरेडी इंडिया में, लेकिन कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो हाउ टू क्रिएट ए न्यू इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट
यूएस के साथ अभी जो डील होने वाली स्ट्रेटेजिक डील होगी, जो आर्म्स डील होगी, मोस्टली देखिए क्या होता है कि आर्म्स ट्विस्टिंग करता है यूएस। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए, उनको पता है हमसे अच्छी तरह कि आर्म ट्विस्टिंग कैसे करता है। आप पूरा यूक्रेन और रशिया का वॉर देखेंगे तो उन्होंने कितने ज्यादा आर्म्स बेचे हैं यूक्रेन को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप इकोनॉमिक फ्रंट में मदद कर रहे हो या आर्म्स नेशन सप्लाई कर रहे थे। एक तरह से आजकल की लड़ाई वो नहीं रह गई बंदूक और तोपों की, आजकल की लड़ाई हो गई ट्रेड वॉर। कैसे एक दूसरे को काउंटर करें, कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करें और किसकी इकोनॉमी किस पे चल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारे लिए देखिए हमें इसमें बहुत ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को एक बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रिक्स के भी पार्टनर यहाँ पे चाइना है, रशिया है, और एक यहाँ पे पार्टनर है जहाँ पे वो यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड के लिए कर रहे हैं। ओबियसली काफी इसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनी काफी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन बहुत दिन से कोई नई कंपनी नहीं आई है, मेजर कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। तो प्रधानमंत्री का तो फोकस ये होगा कि इन्वेस्टमेंट आए, प्लस ट्रेड ट्रांजेक्शन बढ़े, डिपेंडेंसी ऑन चाइना कम होनी चाहिए। क्योंकि इस कंट्री को देखेंगे, इनकी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी सब चाइना में थी, तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो चाइना में सेटअप थी, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है इंडिया में शिफ्ट करने के लिए हो। जैसे हमारे अभी प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत ज्यादा वो जो इन्वेस्टमेंट लाते हैं जापानीज, बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हैं और बहुत ज्यादा सिक्योर देखते हैं। जो सिक्योरिटी अगर उनको दिखानी पड़ेगी प्रधानमंत्री को कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ईज ऑफ बिजनेस तो प्रधानमंत्री को करना ही पड़ेगा। क्योंकि लुकिंग एट अवर इंडियन क्राइसिस जो हमारा चल रहा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसी तरह का मुद्दा हो, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक हम रोजगार क्रिएट नहीं कर सकते। थी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, बट इसके साथ साथ इनको पीएम को भी देखना पड़ेगा रशियन यूएस का कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हम अपना रोल कैसे अदा कर सकें, हम दोनों के बीच में अपना बेनिफिट कैसे देखें, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूएस हो। तो वो चीजें हमारे प्रधानमंत्री काफी स्मार्ट है, उसमें कोई चक हम सब किसी को नहीं है, तो वो हमें बड़ा इनको देखना होगा। ये हमें उम्मीद है कि काफी अच्छी तरह मैनेज होगा, लेकिन इससे ओवरऑल इंडिया को तो हमें लगता है बेनिफिट ही होने वाला है। और काफी चीजों पे ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट में, जापानीज में, ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट पे काफी ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ कि वो आएगा इंडिया में। बिल्कुल रुबिंदर जी, हिंद प्रशांत क्षेत्रों की अगर बात करें तो उस पर भी जो है बातचीत वहां पर की जाएगी, बहुत सारे एजेंडे भी हैं, उस पर भी वहां पर बातचीत की जाएगी, चाहे जलवायु परिवर्तन पर हो। तो इन सब चीजों को लेकर जब वो भारत को रिप्रेजेंट करते हुए वहां पर बात करेंगे, तो क्या लगता है जो भारत अभी अपनी छवि बनाता हुआ नजर आ रहा था, उसमें इस समिट में जाने के बाद किस तरीके से भारत अपने आप को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा? एक नेचुरल स्ट्रेंथ अब है, हो गई और बढ़ती जा रही है। हम ग्लोब की वन डेमोक्रेसी है। चाइना जो कम्युनिस्ट है उसे हटा दीजिए, हम तो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है डेमोक्रेसी, राइट। और हमारी मार्केट इकोनॉमी भी बढ़ती जा रही है, तो हमारा बहुत ही लॉजिकल स्ट्रेंथ बनता है। हमारी गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लेती है और प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही प्रोएक्टिव नेता भी है। नाउ दैट सेड, बट ये सर्कमस्टांसेस है, उनको जो चैलेंजेस है उनको हम कुछ ओवरकम कर सकते हैं। प्रयास 2-3 पॉइंट्स है इस क्वाड में। एक और फोकस होगा बहुत ज्यादा, विच विल बी ऑन स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन। क्वाड का रोल एक और भी हो रहा है। क्वाड का रोल केवल ये नहीं देखा जा रहा है कि ये 4 देश है, परंतु इन 4 देशों के थ्रू अदर स्मॉलर डेमोक्रेसीज इन साउथ ईस्ट एशिया, जो बाकी छोटे देश हैं, उनको कैसे लिंक करा जाए इन क्वाड देशों के साथ ऑन एरियाज ऑफ ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी इत्यादि। तो ये एक काफी एम्फेसिस रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, स्पेशली क्योंकि भारत के पास सोलर पावर भी है। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको सोलर पावर चाहिए होती है, जापान पे सोलर पावर नहीं है। दैट्स व्हाई जापान बहुत ज्यादा चाहता है भारत से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन गोइंग टू जापान, बट लंबा टाइम है उसको अभी टेक्नोलॉजीज को डेवलप होने में। दूसरी बात, बाइडन एक लेकर के आ रहे हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और समथिंग लाइक दैट। अब उस फ्रेमवर्क में देखते हैं कि क्या ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या ये इकोनॉमिक ट्रेड या ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड पैक्ट जैसा क्या उसका फॉर्म है, बाइडन उसे अनवील करेंगे। तो ऑब्वियसली भारत का उसमें भी रोल ही रहेगा। क्वाड की डिस्कशन है इस समय, और शायद ये भी हो सकता है, ये बात होगी जैसे कोरिया कुछ एक्सप्रेस इंटरेस्ट कर रहा है कि कोरिया भी इस क्वाड का मेंबर नहीं तो एज ऑब्जर्वर बने पहले, और फिर ये क्वाड की जो प्रिंट हो जाए, 5 हो गए तो पेंटा हो गया, राइट। तो वो भी शायद डिस्कशन होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बात चल रही है कोरिया को भी शामिल शायद करा जाए। उसकी अलग नुआंसेस है, जापान कोरिया की
आपस में कुछ ज्यादा खुशी भी नहीं है, उनकी आपस में बनती भी नहीं है। तो बाइडन के लिए हेडेक है कि जापान कोरिया को भी आपस में है ना। जहां तक रही भारत की, डेफिनेटली यस, आई मीन दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर अभी नया बना है, आई थिंक कल ही उसका ऑफिस होगा लेगा और नेक्स्ट डे वो आ रहा है टोक्यो में। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की डेफिनेटली चल रही है, 1-on-1 इन सबसे होंगी, बट 2-3 चीजें कॉमन है। हर एक में ये होगा, भारत को प्रेशर पड़ेगा, भारत को अट्रैक्ट किया जाएगा कि रशिया से अपने रिश्ते डाउनग्रेड कीजिए, दैट इज वन। सेकेंड, ओवरऑल नॉट ओनली इंडिया बट देन ये चारों मिलकर होगा कि चाइना का इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस करा जाए, स्पेशली चाइना का जो ट्रेड इकोनॉमिक लिंकेजेस है, सप्लाई चेन्स है, कैसे वो सप्लाई चेन्स दूसरे देशों में मूव हो, आपस में वही वंस अगेन स्मूथ एंड ईज ऑफ बिजनेस हो इन देशों के बीच में सप्लाई चेन्स का, तभी तो चाइना से आप अपनी सप्लाई चेन हटा पाएंगे। ग्रीन एनर्जी को लेके होगा, टेररिज्म आतंक को लेके कुछ बात होगी, बट आई डाउट वेरी मच, क्योंकि क्वाड में वो ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है, और इन एनी केस आज की तारीख में इस्लामिक टेरर किसी की प्रायोरिटी में नहीं है, उसको तो भूल ही गए हैं सब, ऑनेस्टली देखा जाए तो दुनिया में, राइट। तो दीज विल बी सम फैक्टर्स। अब इनमें और क्या आ सकता है 1-on-1 बायलैटरल्स में, जापान इंडिया बायलैटरल में कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आ सकती है, बट वी डोंट नो व्हाट। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ कुछ ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट आई डोंट एंटिसिपेट इंडिया अनाउंसमेंट, बट जापान क्योंकि होस्ट है तो उसके साथ कोई इंटरेस्टिंग बायलैटरल में अच्छी अनाउंसमेंट आ सकती है। बिल्कुल। संजय राणा जी शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। आई थिंक वो एक मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे बिटवीन द 4 कंट्री, जहाँ पे जापानीज फाइनेंस इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी को चाइना को काउंटर करना, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी में आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू प्ले मेजर रोल। ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन टेक्नोलॉजी और यूज हो सकती है, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो लॉजिस्टिक्स मॉडल है, जहाँ तक मैं उसकी इंडस्ट्री को समझा, ये चीजों का कॉम्बिनेशन बना सकते बहुत अच्छा एक ग्रुप बना जाएगा, जहाँ पे लिवरेज कर सके एक दूसरे को स्ट्रेंथ को। क्योंकि आप देखेंगे चाइना से देखिए, छोटी कंट्री फिलीपींस हो गया, म्यांमार हो गया, अरब ब्रूनी हो गया, चाहे ताइवान हो गया, ये कंट्रीज कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है बाय चाइना। तो ये डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, बट इनडायरेक्टली ये दीज कंट्रीज आर एसोसिएटेड विद अमेरिका, इंडिया और जापान। तो ये एक तरह से ग्रुप बनाया जा रहा है जिसमें काउंटर किया सकता है, एक दूसरे की हेल्प की जा सकती है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वेरी क्रूशियल मीटिंग। और ये अभी कुछ 3 महीने 2 महीने पहले भी हुई थी, और ये स्टार्ट तो 2004 में हुआ था, लेकिन उसका शेप एंड चीजें बदलती रही, चीजों को ट्विस्टिंग होती रही। लेकिन मेरे को लगता है कि अमेरिका से ज्यादा मुझे थोड़ा हमेशा डाउट रहता है कि अमेरिका की पॉलिसी बहुत क्लियर होती है, वो अपने कंट्री के हित में पहला सोचता है और आर्म ट्विस्टिंग में ज्यादा बिलीव करता है। और इसकी अगर बात करें तो वो अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है, चाहे वो आर्म्स एम्युनिशन की बेचना हो जाए, चाहे इंडस्ट्री को सेलिंग हो जाए, उनकी जो लोकल वो है, या उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में आ जाए, वो डिफरेंट टाइप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो मुझे 2 कंट्री से स्पेशली मैं ऑस्ट्रेलिया इसलिए बोलना कि मैं ऑस्ट्रेलिया में काफी नजदीकी समय को देखा हूँ, कुछ उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए इंडिया में, जिस तरह से हमारे रिलेशनशिप अभी पिछले कई सालों से चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, और जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद मोदी जी, तो काफी चीजें ग्लोबली चेंज हुई है। संजय जी, मेरा सवाल आप ही के तरफ था, क्योंकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ रहे हैं। अगर हम देखें प्रधानमंत्री मोदी के जो भी कार्यकाल रहा है 2014 के बाद से, अगर हम अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को देखें, या भारत किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसे देखें, और 2014 के पहले, ये कितना अंतर इन दोनों में दिखाई देता है? बहुत ज्यादा अंतर है। मैं आपको एग्जांपल अपना लाइव देना चाहूंगा जी। मैं विदेश में रहता था, तो जब हमने इंडियंस का जो ट्रीटमेंट था, हम लोग शायद सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में बोल सकता हूँ कि बहुत तुम हो, बस ऐसे रहो। अभी इंडियंस की वैल्यू बढ़ गई है, वेदर इट इज यूएस, आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, चाहे जापान ले लीजिए, किसी भी कंट्री में चाहिए एक वैल्यू है। हम एक ब्रेन लेके आते हैं, उनको बोला जाता है कि थिंक टैंक है, दे आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन गाइज, दे हैव ए नॉलेज। एक तरह से हमें कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ, एक तरह से हमारा अपस्केल हुआ है। हम आते हैं पॉलिटिकल उसमें, नो डाउट हम एक सुपर पावर की तरह इमर्ज हुए हैं, जो पहले नहीं था। आपने देखा होगा पहले हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी लीडर जाते थे मीटिंग के लिए, तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, वो चीजें नहीं मिलती जो आज के पिछले 8 साल में, कह लीजिए पिछले 4-5 सालों में
आई है और हम लोग देख रहे हैं वो ग्लोबल मार्केट में। चाहे यूक्रेन वॉर देखिए, यूक्रेन भी इंडिया के पास एक उम्मीद से देखा था, रशिया भी एक उम्मीद से देखा था, और लोग हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज कम एज ए मीडिएटर एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस है 2014 रात में, अगर आप देखोगे जमीन आसमान का। और इसमें सारा क्रेडिट जो जाता है इनके अपने इंडियन डिप्लोमेसी को जाता है, नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका जाता है, नरेंद्र मोदी जी के एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मैं देखिए हर चीज को स्ट्रेटजी के अनुसार करना चाहिए, और उन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है, मार्केटिंग उसकी कर रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इंडिया की इमेज है वो खुल के और खिल के आ रही है ग्लोबल मार्केट में। आप यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, हमें नहीं लगता कोई कंट्री आज इंडिया के सामने उस तरह से बोल सकती है। देखिए अभी जर्मनी ने कुछ दिन पहले कुछ बोला था, लेकिन उनके अभी के स्टेटमेंट देख लीजिए कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो बहुत सी चार चीजों पर फर्क हो गया। हम कहेंगे, मैं तो सुपर पावर मानता हूँ इस रीजन का। नो डाउट चाइना हमसे बहुत आगे है, लेकिन हम उभरते हुए सुपर पावर बन सकते हैं और हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, और अगर ऐसे ही रहा तो ज्यादा दिन दूर नहीं है। बिल्कुल। अनुराग जी, मेरा सवाल डिफेंस को लेकर है। अगर हम रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास देखने को मिले हैं, 2014 से पहले जो चीजें थी वो भी सभी को पता है, और 2014 के बाद में जो प्रयास अभी देखने को मिल रहे हैं, ये कितना सही साबित हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए हैं तो चीजों में बदलाव हुआ है? तो रक्षा के क्षेत्र में भी जाहिर सी बात है बदलाव हुआ होगा। सही है, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 6 या 7 साल के अंदर जो चेंज हुआ है, जिसे हम कहते हैं एक मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था मोदी जी ने, और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। आप ये समझिए कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी इंपोर्ट के अंदर, जो हम जितने भी अपने हथियार इंपोर्ट करते थे, लगभग 80 से 90% हमारा सारा इंपोर्ट ओरिएंटेड था पूरा डिफेंस प्रोग्राम। लेकिन अब हम धीरे धीरे हमने एक 15 साल का एक प्रोग्राम बनाया है, 15 साल का एक रोड मैप बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने माइलस्टोन सेट किए हैं, जिसके अंदर अचीव करने की कोशिश जारी है। तो जब हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, जब हम अपना मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, तो वहीं पे कहीं ना कहीं हम लोगों को इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो मनी जो होता है वो जो रिच नेशन है यहीं से ही आता है। तो जब हमारे प्रधानमंत्री रिच नेशन जैसे कि टोक्यो यानी कि जापान के पास जाते हैं या फिर अमेरिका के पास जाते हैं, तो वहां से हमारे को 2 चीजों का फायदा होता है। सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस फील्ड के अंदर, वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक पॉलिटिकल एफर्ट बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देश के अंदर आए, लेकिन पॉलिटिकल विल हो, पॉलिटिकल पैटर्नेज हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। दूसरा चीज है कि पैसा भी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से पैसा हमारे देश के अंदर भी बहुत ज्यादा है, कोई शक की बात नहीं है, और इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर की तरफ से सॉफ्ट लोन आता है उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, तो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक्सेलरेट हो जाता है। तो ये चीज हमने पिछले 7-8 साल में देखा है कि जो हमारी डिपेंडेंसी लगभग 80 से 90% थी इंपोर्ट के लिए वेपन्स के ऊपर, वो तकरीबन 70 से नीचे आ गई है, और हमारे रोड मैप के हिसाब से अगले 10 से 15 साल के अंदर इसको ऑलमोस्ट 20 के नीचे लाना है। ये बहुत अच्छा एफर्ट है, और इसके लिए पॉलिटिकल एफर्ट की सपोर्ट की सच में जरूरत है, और गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल, सधे हुए शब्दों में आपने भी बहुत ही अच्छा जवाब यहाँ पर दिया। हालांकि समय की हमारे पास में कमी है, तो अंतिम टिप्पणी रुबिंदर सचदेवा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? मेरे एमिनेंट कोलीग्स ने मोर और लेस कर लिया। मैं 2 एडिशनल पॉइंट्स करना चाहता हूँ। एक डिफेंस को लेकर के, देखिए जापान के साथ भी भारत डिफेंस पार्टनरशिप करने का हमारा चलता रहता है प्रयास, बट प्रॉब्लम ये है कि जापानीज इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, एम्फीबियस है, उसको कई बार कंसिडर कर चुके हैं, बट जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज प्रोडक्ट वेरी एक्सपेंसिव। अनफॉर्चुनेटली उसको ओवरकम करने का मुझे मुश्किल लगता है, शायद हो जाए। एक और टॉपिक जरूर डिस्कस हुआ इस क्वाड में, वो क्योंकि देखिए क्वाड का जो रीजन फोकस है एशिया पैसिफिक है। श्रीलंका इस समय कहाँ से कहाँ टॉप सीटर भी हो गया है। भारत के लिए इंटरेस्ट में, इन सबके इंटरेस्ट में कि श्रीलंका एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में, ये चाइना में चला जाए, तो श्रीलंका को लेकर के बिल्कुल। सो दीज आर फ्रांस से न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, न्यूक्लियर पावर का, सिविल न्यूक्लियर पावर का, पर वो भी कहीं आगे नहीं जा रहा है। सिविल न्यूक्लियर अमेरिका का भी नहीं जा रहा, फ्रांस का भी नहीं जा रहा, जापान का भी शायद बातें होती रहेंगी, यहाँ करेंगे, पर वो कहीं आगे जाता जा रहा अभी नहीं। परंतु बाकी और एरियाज में डेफिनेटली जो डिस्कशंस अभी मेरे कोलीग्स हमने पॉइंट किया है, बिल्कुल जी।
जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और आप तीनों ने ही समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा पर बहुत ही सधे और अच्छे टॉपिक पर आपने पूरे अच्छे से हमें जानकारी यहाँ पर दी। बहुत धन्यवाद। तो आज हमारी चर्चा का विषय था क्वाड समिट। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हुए हैं और उसके बाद वो कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आई है कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, एक अलग ही छवि भारत की देखने को मिलती है। जिस तरीके का सम्मान भारत का देखने को मिलता है और उसके बाद जो तस्वीरें जापान से निकलकर सामने आई कि किस तरीके से गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया गया और मीडिएटर के तौर पर भी बहुत सारी चीजें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात सामने आई है। फिलहाल कल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।